नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर परमेश चंद्रा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उस पर कुल कितने महाद्वीप हैं? टोटल है 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। तो देखते हैं हम जो स्थल भाग हैं, ये देखो आप, ये आपके क्या है? महाद्वीप। तो एक तो एग्जाम में सवाल सिंपल ही पूछ लेता है वो आपसे कि पृथ्वी का कितना परसेंट भाग स्थलमंडल में आता है और कितना परसेंट भाग जलमंडल में आता है। तो पहली बात तो कि स्थलमंडल में जो टोटल पार्ट आता है वो आता है 29.2%। कितना परसेंट आता है? 29.2% भाग आता है। अगर हम पूरी पृथ्वी को 100% मानते हैं तो स्थल का जो भाग है वो कितना है? 29.2%। और बाकी बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? जलमंडल। क्या कहलाता है? जलमंडल। अब आपके जो स्थलमंडल में जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? तो इनका जो निर्माण हुआ वो हुआ पेंजिया के विखंडन से। किसके? पेंजिया के विखंडन से। पेंजिया क्या था? सभी महाद्वीपों का समूह था और उसके चारों तरफ क्या था? पैंथालासा। चारों तरफ क्या था? पैंथालासा। तो पेंजिया में क्या विखंडन होता है, और पेंजिया में विखंडन होने से क्या हुआ? उसका एक भाग चला गया उत्तरी गोलार्ध में और एक भाग चला गया उसका दक्षिणी गोलार्ध में। तो उन दोनों के बीच में किसका निर्माण हो गया? टेथिस सागर का। किसका निर्माण हो गया? टेथिस सागर का। तो उत्तरी भाग से तो आपके बन गए, जो उत्तरी गोलार्ध में चला गया उसके भी 2 पार्ट हो गए थे। किसके? पेंजिया के। तो एक बार देख लेते हैं उसको हम। देखो कि इन महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। भाई ये आपका टोटल जो है क्या है? ये पेंजिया। क्या है? पेंजिया। इसे हम कहेंगे पेंजिया और इस पेंजिया के चारों तरफ, इस पेंजिया के चारों तरफ किसका विस्तार था? पैंथालासा नाम सागर का विस्तार था। इसके चारों तरफ किसका था? पैंथालासा। जो चारों तरफ जल का विस्तार था वो क्या कहलाता था? पैंथालासा। अब इस पेंजिया में क्या होता है? विखंडन होता है। ये 2 भागों में टूटता है पेंजिया। कितने भागों में टूटता है? ये 2 भागों में टूटता है। तो इसका एक भाग तो कहाँ चला गया? उत्तरी गोलार्ध में चला गया, और दूसरा भाग का चला गया इसका दक्षिणी गोलार्ध में चला गया। ये देखो आप, इसका क्या हो गया? विखंडन हो गया। किसका? पेंजिया का। तो इसका एक पार्ट तो कहाँ चला गया? उत्तरी गोलार्ध में, एक कहाँ चला गया? दक्षिणी गोलार्ध में। और ये तो कहाँ चला गया? उत्तरी गोलार्ध में, और ये कहाँ चला गया? दक्षिणी गोलार्ध में। है क्या? ये पेंजिया। जो पेंजिया का जो उत्तरी भाग है ये क्या कहलाया? अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो पार्ट है क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो जगह बनी वो क्या कहलाई? टेथिस सागर। ये है आपका टेथिस सागर, ये वाला।
तो विखंडन किसका हुआ था? पेंजिया का। मतलब पेंजिया के विखंडन से क्या बना? अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बना। तो एग्जाम में सवाल ये मैंने इसलिए बताया आपको कि कई बार सवाल एग्जाम में पूछ लेता है आपसे वो कि महाद्वीपों का समूह किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से। और महासागरों का समूह है पेंथालासा। तो ये तो है आपका महाद्वीपों का समूह, महाद्वीपों का समूह। और ये है आपका महासागरों का समूह। ये जलमंडल है और ये स्थलमंडल है। और इसी का विखंडन होने से क्या बना था? अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बना था। अब अंगारालैंड से कौन से महाद्वीप बने और गोंडवानालैंड से कौन से महाद्वीप बने? तो देखो आप इसको एक बार। जो ऊपर का पार्ट टेथिस सागर का, वर्तमान में टेथिस सागर के स्थान पर है हिमालय पर्वत। वर्तमान में टेथिस सागर के स्थान पर क्या है? हिमालय पर्वत। ये ध्यान रखो आप। तो देखो आप इस हिमालय पर्वत के उत्तर में देखो कौन सा है? यहाँ पर है आपका हिमालय पर्वत। तो इसका जो उत्तर का भाग है अंगारालैंड से बना आपका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। ये क्या है? ग्रीनलैंड। इसके अलावा यूरोप, एशिया, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा देश रूस, ये चीन। ये किससे बने हैं? सारे आपके अंगारालैंड से। जो इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में था, ये आपका कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के दक्षिण का जो पार्ट है वो क्या कहलाया? गोंडवानालैंड। ये देखिए आप, क्या कहलाया? ये गोंडवानालैंड। तो गोंडवानालैंड से क्या क्या बना आपका? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत। भारत किसका पार्ट है? गोंडवानालैंड का। भारत है। ऑस्ट्रेलिया, ये आपके किससे बने? गोंडवानालैंड से बने आपके। मेडागास्कर, ये जो एग्जाम में सवाल पूछते हैं आपसे, मेडागास्कर, ये सारे किससे बने हुए हैं? गोंडवानालैंड से। तो सिंपल वे में अपन देखते हैं कि पेंजिया के दो भागों में विभाजन हुआ था, जिसके उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। अंगारालैंड से तो आपका क्या बना? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, रूस, चीन। ये तो किससे बनी? अंगारालैंड से। और गोंडवानालैंड से क्या क्या बना आपका? दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है। मेडागास्कर, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये किससे बने हुए हैं? गोंडवानालैंड से बने हुए हैं। तो ये तो बातें हो गई कि पेंजिया से कौन से देशों का और महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कौन से स्थलखंडों का निर्माण हुआ। और वर्तमान में जो हिमालय पर्वत है, पहले वहाँ पर क्या था? टेथिस सागर। पहले वहाँ पर क्या था? टेथिस सागर। ये आपके भारतीय भूगोल में आ चुके हैं। अब देखते हैं हम, देखो आप आगे। पहली बात तो यही आता है कि बताओ महाद्वीपों का अवरोही क्रम या आरोही क्रम। ये भी सवाल एग्जाम में पूछता है कि महाद्वीपों का अवरोही क्रम में जमाओ या फिर इनको आरोही क्रम में जमाओ। महासागरों को आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीपों का अवरोही क्रम। तो दो चीज़ें होती हैं, देखो आप, एक तो होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। देखो अवरोही क्रम तो क्या होता है, पहले ये समझो आप। एक तो हो गया अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। देखो याद करना बिल्कुल आसान है इसको। अवरोही में कितने अक्षर हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। इसमें कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। इसमें 4 हैं तो अधिक है, तो अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर क्या कहलाएगा? अवरोही क्रम। ज़्यादा है ना 4, इसमें कितने? ये याद करने का तरीका है। इसमें 3 है तो ये कम से अधिक की ओर, कम से
अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर। तो अगर बात करते हैं कि महाद्वीपों का अवरोही क्रम, तो मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, उसके बाद में कौन सा है छोटा, उसके बाद छोटा कौन सा, उसके बाद में छोटा कौन सा है। यदि पूछता है आरोही क्रम, तो सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले महाद्वीपों का अवरोही क्रम, महाद्वीपों का अवरोही क्रम। तो देखिए महाद्वीपों के अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। इसके बाद में नंबर 2 पर आपका आता है अफ्रीका। दूसरा कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अवरोही क्रम की। किसकी बात कर रहा हूं, अवरोही क्रम की। नंबर 3 पे आता है और आपका उत्तरी अमेरिका। नंबर 3 पे कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका। और नंबर 4 पर आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 कंफ्यूज करता है हमेशा ही कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये देखो यहाँ पर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो नंबर 5 पर जो आपका आता है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में आता है आपका नंबर 6। तो नंबर 6 है आपका यूरोप। नंबर 6 कौन सा है, यूरोप। और सबसे छोटा और अवरोही क्रम, आरोही क्रम में नंबर 1 पर आपका ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया महाद्वीपों का अवरोही क्रम। कौन सा हो गया, महाद्वीपों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले तो कौन सा है आपका, एशिया। उसके बाद में नंबर 2 आपका आ गया अफ्रीका। नंबर 3 उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 अंटार्कटिका महाद्वीप। और नंबर 6 यूरोप। और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। इनको नोट कर लो आप। कौन सा क्रम है ये, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसका, महाद्वीपों का। महाद्वीपों का अवरोही क्रम में सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम बात करते हैं 1 बाय 1, एक एक महाद्वीप के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सा लेते हैं, एशिया महाद्वीप। ये देखो, ये भी संसार का नक्शा ही है। इसमें आपका यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो डिवाइडेशन है, ये देशों का डिवाइडेशन है। संसार का जो सबसे बड़ा देश है रूस। ये देखो यहाँ पर स्थित है रूस, जिसका विस्तार एशिया में भी है और यूरोप में भी है, दोनों में ही है। और जो एशिया में स्थित रूस का भाग, उसे कहते हैं साइबेरियाई प्रदेश। क्या कहते हैं इसको, साइबेरियाई प्रदेश। और दूसरा देश है कनाडा। ये देखो यहाँ पे है कनाडा, ठीक है। ये आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आपका मैक्सिको। देखो इनका विस्तार बाद में देखेंगे, पहले अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में। ये आपका चीन, ये भारत, बड़े बड़े। तो स्थल मंडल में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एशिया महाद्वीप की। किसकी बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप का पहली बात तो जाएगी कि यह इस क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में भी नंबर 1 पर ही है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन और नंबर 2 पर भारत, और दोनों इसी में आते हैं। इसलिए जनसंख्या में भी नंबर 1 पर महाद्वीप है। इसमें देखो कौन सा देश आते हैं, इसमें एक बार समझ लेते हैं इसको, क्योंकि मैप को समझने के बाद में आपको महाद्वीप आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखो पहला जो देश है वो तो है रूस।
कौन सा है? रूस। रूस के बाद में ये देखो आप, इस रूस का जो विस्तार है वो एशिया में भी है और इसके अलावा और कहाँ पर है? यूरोप के अंदर भी है, एशिया में भी और यूरोप में। तो रसिया की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा, ये है मंगोलिया का। किसका है ये? मंगोलिया का। और ये है आपका चीन मैप के अंदर, और यहाँ पर है भारत। यहाँ पर क्या है? भारत। और ये है नेपाल, और ये भूटान, दोनों के बीच में सिक्किम आ ही गया। ये आपका आ गया बांग्लादेश, ये आपका आ गया म्यांमार, यहाँ पर आ गया आपका लाओस। महत्वपूर्ण देश देख लेते हैं एक बार। ये आपका जापान, जिनका जिक्र आ गया। ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, सुना होगा ना उत्तरी कोरिया का तानाशाही। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आपके यहाँ पे है। ये ताइवान, ये क्या है? ताइवान। इसके अलावा ये आपका कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान यहाँ पर, और इस जगह पर है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ये पाकिस्तान। ये आपका ईरान, ये आपका इसके अलावा आ गया सऊदी अरब जो महत्वपूर्ण है। ये इराक। ये क्या है? महत्वपूर्ण देश हैं जो भी आएंगे काम में। ये श्रीलंका यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है मालदीव, यहाँ पर कौन सा है? मालदीव। ठीक है। तो ये राजनीतिक मैप, इसमें हमने देखा कि कौन से देश की लोकेशन एशिया में कहाँ पर है, मुख्य देशों की लोकेशन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये देखा हमने। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, हम लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप, तो नोट करो आप इसको। एशिया महाद्वीप में कौन से पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। जनसंख्या में भी इसका पहला स्थान है और क्षेत्रफल में भी इसका पहला स्थान है। इसका जो क्षेत्रफल है वो संसार के भूभाग का कितना % है, तो ये भी नोट कर लो। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का मतलब स्थलमंडल का, मतलब स्थलमंडल का 29.9% है। इंपॉर्टेंट है ये। कितना % है ये? 29.9% है। किसकी बात की है मैंने? स्थलमंडल की, न कि संपूर्ण पृथ्वी की बात की है मैंने, कि संपूर्ण पृथ्वी में तो स्थलमंडल भी है और जलमंडल भी है। अगर हमें स्थलमंडल को 100% मांगते हैं तो उसमें से 29.9% अकेला कौन सा महाद्वीप घेरता है? आपका एशिया महाद्वीप ही घेरता है इसको। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। और कितना % एरिया घेरता है ये?
कुल भूमि के भाग का 29.9% भाग ये घेरता है। अब हम देखते हैं कि एशिया कौन से महाद्वीप से अलग होता है और किन स्थानों से अलग होता है। एशिया जो बाकी महाद्वीप हैं उनसे किन स्थानों से ये अलग होता है, ये देखते हैं इसमें सबसे पहले हम। तो देखिए आप इसमें एक बार मैप के माध्यम से इसको समझ लेते हैं हम कि किन से ये किस प्रकार से अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है ये अफ्रीका से, ये यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर क्या है अफ्रीका। तो ये एशिया महाद्वीप अफ्रीका से कहाँ से अलग होता है या किन किन स्थानों से अलग होता है, एग्जाम में सवाल आता है यहाँ से। तो ये आपका एशिया महाद्वीप और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो एशिया अफ्रीका से जो अलग होता है उसमें देखो कौन सी चीज़ें शामिल होती है, कौन से पर्वत हैं, कौन से सागर स्थित हैं। तो देखिए आप इसको, एशिया अफ्रीका से जो अलग होता है वो अलग होता है एक तो स्वेज नहर से। किससे अलग होता है ये, स्वेज नहर से। देखो यहां पर है स्वेज नहर जो इस भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। ये संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है, संसार की सबसे बड़ी क्या है व्यापारिक नहर, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। इसके बारे में चर्चा और भी करेंगे, उससे पहले बता दूं आपको मैं किस से अलग होता है ये। तो एक तो अलग किससे हो गया, ये स्वेज नहर से अलग हो गया। स्वेज नहर के अलावा ये अलग होता है लाल सागर से। किससे अलग होता है ये, लाल सागर से अलग होता है। लेकिन मोस्टली तो वो आपसे क्या पूछता है, स्वेज नहर ही पूछता है आपसे। मोस्टली क्या पूछता है आपसे, स्वेज नहर ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए आप स्वेज नहर की और कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर है स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती है ये। तो अगला पॉइंट लिखो आप इसमें, एशिया अफ्रीका महाद्वीप से स्वेज नहर व लाल सागर से अलग होता है। किससे अलग होता है, एशिया अफ्रीका से। एक तो स्वेज नहर से अलग होता है और एक किससे अलग होता है, ये लाल सागर से अलग होता है। अब बात करते हैं स्वेज नहर के बारे में कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, कितनी लंबी है ये, इसका क्या फ़ायदा है, इसको बनाया क्यों गया, कब बनाया गया, वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो पहले ये समझ लो कि इस स्वेज नहर को बनाया क्यों गया था, यहाँ तक हमने नोट कर लिया। इसके बाद देखो आप, स्वेज नहर जोड़ती किसको है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो देखो मैं समझाना चाहूँगा आपको मैं कि इसका निर्माण क्यों हुआ था। यहाँ पर है आपकी स्वेज नहर, ये इस स्थान पर है स्वेज नहर, ये देखो ये स्वेज नहर है यहाँ पे, और ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। तो पहले क्या था, जब इस एशिया के अधिकांश भाग पर यूरोपीय देशों का कब्जा था, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका कब्जा था, तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेकर पानी के जहाज़ों से लेकर कहाँ जाते थे, यूरोप लाते थे कच्चे माल को, और यहाँ से निर्मित माल को लाकर यहाँ पर बेचते, महंगे दामों में बेचते थे ये लोग।
और परिवहन का जो साधन था वो क्या थे, जलयान, पानी के जहाज। तो इनके जो पानी के जहाज थे वो इस प्रकार से आते थे यहाँ से, और इस अफ्रीका के चक्कर लगाकर कहाँ पहुँचते थे, भारत पहुँचते थे, या बाकी एशिया महाद्वीप में पहुँचते थे ये इसका चक्कर लगाकर। तो इससे क्या समय भी अधिक लगता था और पैसा भी अधिक खर्च होता था। तो 1859 में एक विचार आया और इस स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। 59 में निर्माण शुरू हुआ था और बन के तैयार हुई थी 1869 में, 10 साल में ये बन के तैयार हुई थी। तो 1859 में विचार आया कि अगर हमें इस भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ देते हैं तो जहाज क्या होंगे, आसानी से इस प्रकार से आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। ये देखो दूरी कम हुई कि नहीं हुई, समय भी बचा इसमें और पैसा भी कम खर्च हुआ और माल भी जल्दी से पहुंच गया। तो इसको बनाया था ब्रिटेन और फ्रांस ने। किसने बनाया था, ब्रिटेन और फ्रांस ने। मतलब सबसे अधिक फायदा किनको हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस को फायदा हुआ था इससे। इसलिए इस स्वेज नहर को ब्रिटेन और फ्रांस की जीवन रेखा भी कहते हैं, ब्रिटेन व फ्रांस की जीवन रेखा भी कहते हैं। कई एग्जाम में फ्रांस का नाम नहीं आता, सिंपली पूछता है कि बताओ ब्रिटेन की जीवन रेखा है स्वेज नहर। और वर्तमान में ये संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है जिससे जहाज आते और जाते हैं। इसकी चौड़ाई कम है जिसकी वजह से एक समय में एक ही जहाज जा सकता है और एक ही जहाज आ सकता है। मतलब दो जहाज एक साथ आ जा नहीं सकते। मतलब जब जहाज भूमध्य सागर से लाल सागर की ओर आएगा तो एक ही जहाज आएगा, ठीक है। तो एक जहाज जा सकता है और एक ही जहाज वापस लौटता है। तो इस प्रकार से ये स्वेज नहर बनी हुई है। तो फायदा किसको हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस को। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटेन और फ्रांस की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसकी लंबाई भी पूछता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो स्वेज नहर की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 162 किलोमीटर। कितनी है, 162 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है 60 मीटर, चौड़ाई कम है इसकी, और गहराई है इसकी 10 मीटर। इसलिए एक ही जहाज इसमें आ जा सकता है स्वेज नहर में। इस पर 2 बंदरगाह बनाए गए हैं स्वेज नहर के ऊपर। तो देखो वो कौन से बंदरगाह हैं। तो समझ लिया इसका निर्माण क्यों हुआ था स्वेज नहर का। इसका निर्माण इस कारण से हुआ था। तो देखते हैं हम इसको। स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से, नोट कर लो इसको आप, स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 162 किलोमीटर। कितनी लंबाई है ये, 162 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 मीटर और गहराई है इसकी लगभग 10 मीटर। एग्जाम में अधिकतर पूछता है इसकी लंबाई और ये किस किस को जोड़ती है। क्लियर। अब जीवन रेखा फायदा किसको हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस को। अतः क्या कहते हैं, इससे
ब्रिटेन व फ्रांस की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस किसको जीवन रेखा भी कहते हैं? किसको? स्वेज नहर को। इसका निर्माण कब हुआ? तो काम तो चालू हुआ था 1859 में, लेकिन बन के तैयारी 1869 में, तो 69वां डेट आती है इसमें। तो निर्माण हुआ था इसका 1869 में। निर्माण कब हुआ इसका? 1869 में इसका निर्माण हुआ। 1956 में क्या है, इसको मिस्र देश को सौंप दिया गया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1956 में। मतलब वर्तमान में किसके कब्जे में है ये? मिस्र देश के कब्जे में है ये, क्योंकि नज़दीक में वही पड़ता है। वही इसके जो इससे चुंगी वगैरह जो भी टोल वगैरह लेता है वो कौन लेता है? मिस्र देश। रख रखाव की जिम्मेदारी भी किसकी है? मिस्र देश की है। ये देखो मिस्र देश के नज़दीक पड़ता है, यहाँ पर है आपका मिस्र देश, जो क्या करता है इसको लेता है इसमें से मिस्र देश। तो 1956 में क्या कर दिया? इसका मिस्र देश द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इसको नोट कर लो। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सवाल एग्जाम में पूछता रहता है। वो मैं वही बातें करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा? मिस्र देश के द्वारा। अब इस पर क्या 2 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? 2। जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और यहां पर क्या है आपका लाल सागर, और दोनों को जो जोड़ती है वो कौन सी है आपकी? स्वेज नहर। ये आपकी आ गई स्वेज नहर। ठीक है। अब इस पर जो 2 बंदरगाह हैं वो कौन से हैं? एक बंदरगाह तो यहाँ पर है और एक बंदरगाह यहाँ है। मतलब एक तो भूमध्य सागर के दक्षिण किनारे पर स्थित है, एक लाल सागर पर स्थित है। तो इसका जो नाम है वो तो है क्या? पोर्ट सईद। क्या नाम उसका? पोर्ट सईद। और जो लाल सागर के किनारे पर है उसका नाम क्या है? पोर्ट स्वेज। क्या नाम उसका? पोर्ट स्वेज। तो इस पर 2 बंदरगाह स्थित, दोनों क्या है ये? बंदरगाह। इसको भी आप नोट कर लो कि इस पर 2 बंदरगाह स्थित हैं। 2 बंदरगाह कौन से हैं? जो भूमध्य सागर पर है उसका तो नाम क्या है? पोर्ट सईद। और जो लाल सागर पर उसका नाम है पोर्ट स्वेज। स्वेज नहर के दोनों तरफ ये बंदरगाह स्थित हैं। याद करना भी इनको आसान है भाई। एक तो नाम रह जाएगा आपको स्वेज नहर स्वेज बंदरगाह, और एक सईद। तो सईद वाला तो ऊपर है, जैसे जो सेना में शहीद होते हैं कहाँ पहुँच जाते हैं वो ऊपर, ऐसे याद रख लो आप इनको। तो सईद भूमध्य सागर और स्वेज आपका दक्षिण में हो गया। तो 2 बंदरगाह हो गए। कई बार पूछ लेता है कि भाई स्वेज भूमध्य सागर पे कौन सा बंदरगाह है या फिर लाल सागर पे कौन सा बंदरगाह है। तो ये पोर्ट स्वेज हो गया। तो 2 यहाँ पर क्या है? बंदरगाह स्थित हैं। ये किसकी बातें हो गई आपकी? बंदरगाहों की बातें हो गई। इन बंदरगाहों के अलावा इस पर झील भी स्थित हैं, और 3 झीलें स्थित हैं। 1, 2 और 3 क्या पर यहाँ पर झील स्थित है। जो सबसे उत्तर में झील है उसका नाम है मेंजाला झील। जो रीट के विद्यार्थी हैं वो इस पर ध्यान देंगे। 3 झीलों में सबसे उत्तर में कौन सी झील है? मेंजाला झील सबसे उत्तर में। उसके बाद में आती है आपकी ग्रेट बिटर झील। जो नंबर 2 पर आपकी आती है वो है ग्रेट
बिटर झील। और उसके बाद में आपकी आती है लिटिल बिटर झील। लिटिल बिटर झील। इस प्रकार से कितनी झील हैं यहाँ पर? 3 झील स्थित हैं, जिनका उत्तर से दक्षिण की में क्रम इस प्रकार से है। तो 2 तो आपके बंदरगाह हो गई, 3 इस पे क्या हो गई? झील हो गई। सबसे उत्तर में तो है मेंजाला झील, उसके दक्षिण में है ग्रेट बिटर झील, और उसके नीचे है लिटिल बिटर झील, ग्रेट बड़ी मेंजाला। ठीक है, तो 2 बंदरगाह और 3 झील किस पर स्थित हैं? ये स्वेज नहर के ऊपर स्थित है, इनसे होकर पानी गुजरता है। तो स्वेज नहर ने क्या किया? इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और 2 महाद्वीपों को अलग कर दिया। तो ये तो बातें हमारी हो गई कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से क्या अलग करता है। ठीक है, इसकी बाउंड्री की बातें कर रहे हैं हम। इसके बाद में आपका आता है कि एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से किन स्थानों से अलग होता है। एशिया जो महाद्वीप है वो किन स्थानों से अलग होता है? तो देखिए आप, ये आपका एशिया महाद्वीप है और अर्धगोल इस प्रकार से। तो ये जो उत्तरी अमेरिका का ये जो हिस्सा है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका स्थित है। ये वाला जो हिस्सा है ये इस प्रकार से। तो ये जो अलग होता है इसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। तो अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि बताओ एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करती है। बेरिंग जल संधि अलग करती है। इसका देखो डायग्राम भी होगा, ये देखो आप, ये आपका एशिया और ये आपका उत्तरी अमेरिका। ये बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, ये इसको अलग करती है, बेरिंग स्ट्रेट। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अगला पॉइंट आप नोट करो, एशिया उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि से अलग होता है। बेरिंग जल संधि से अलग होता है, अलग होता है। तो यूरोप अफ्रीका से भी हम अलग हो गए, एशिया, और उत्तरी अमेरिका से भी अलग हो गया। अब बचा आपका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो ऑस्ट्रेलिया से देखो से कहाँ से अलग होता है, एक बार इसको नोट कर लेते हैं, फिर समझा दूंगा आपको मैं। नोट करो आप, एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से न्यू गिनी द्वीप से अलग होता है। न्यू गिनी द्वीप से अलग होता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से किससे अलग होता है? ये न्यू गिनी द्वीप से अलग होता है। देखो आप, न्यू गिनी द्वीप की लोकेशन कहाँ पर है, इसमें तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए आप, ये तो एशिया महाद्वीप और ये है आपका न्यू गिनी द्वीप। और इसके बाद में आपका आ गया कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये देखिए, ये तो एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से ये अलग होता है, ये न्यू गिनी द्वीप यहाँ पर है, इनसे यह अलग होता है। मैं ये बिखरा हुआ है इस प्रकार से, तो ये न्यू गिनी द्वीप से क्या होता है? अलग होता है। तो आपका जो एशिया है वो अफ्रीका से भी अलग हो गया,
उत्तरी अमेरिका से भी अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया से भी अलग हो गया। अब क्या बच गया आपका? यूरोप बच गया। क्या बच गया? यूरोप बच गया। कि यूरोप से ये कहाँ से अलग होता है। तो देखो यूरोप से कहाँ से अलग होता है ये हम देखते हैं। एशिया आपका ये देखो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये तो आपका एशिया और ये आपका इस तरफ का आ गया यूरोप। तो ये जो अलग होता है ये होता है एक तो यूराल पर्वत से। किससे अलग होता है ये? यूराल पर्वत से। ये है यूराल पर्वत, एक तो इससे अलग होता है। इसके अलावा एक अलग होता है ये कैस्पियन सागर से। किससे अलग होता है ये? कैस्पियन सागर से। एक अलग होता है काकेशस पर्वत से। काकेशस पर्वत से। और ये यहां पर है काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर। तो एक अलग होता है ये आपका काला सागर से। तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर, इन चार से अलग किससे होता है ये? एशिया यूरोप से अलग होता है। देखो इस प्रकार से बने हुए हैं ये। इस प्रकार से। तो इसका जो हिस्सा है पूर्व में वो तो एशिया आ गया, और इसके पश्चिम में क्या हो गया आपका? यूरोप महाद्वीप आ गया। तो दो तो इसमें पर्वत हैं और दो क्या हैं? सागर। दो पर्वत और दो सागर। पर्वत कौन सा है? एक तो यूराल पर्वत है, एक काकेशस पर्वत है, और सागर है कैस्पियन सागर और काला सागर। जो काकेशस पर्वत है वो कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में स्थित है। काकेशस पर्वत कहाँ पर है? कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में स्थित है। और काला सागर की जो लोकेशन है वो भूमध्य सागर के उत्तर में है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है इसकी लोकेशन। ये है आपका काला सागर। और ये कैस्पियन सागर, और इस जगह पर है आपका पर्वत, काकेशस पर्वत। तो काला सागर, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत, इनसे क्या अलग होता है? एशिया यूरोप से अलग होता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ मैं। तो देखो आप अब किससे अलग होगा ये? तो एशिया यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, काला सागर व कैस्पियन सागर से अलग होता है। से क्या होता है? ये अलग होता है। तो दो तो यहाँ पर क्या आ गए? पर्वत, एक तो यूराल पर्वत और एक काकेशस पर्वत, और एक काला सागर और कैस्पियन सागर। इनसे कौन अलग होता है? यूरोप एशिया से अलग होता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने से क्या जान ली? स्थिति या अवस्थिति, कि ये जो एशिया महाद्वीप वो किन किन से अलग होता है। अब हम देखते हैं कि एशिया में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। एशिया में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो देखिए आप इसको, नोट करो, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। किसकी बात चल रही है? एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो देखिए आप इसको,
यहाँ जो पर्वत है इसमें एक तो नाम आपने सुना ही होगा, हिमालय पर्वत। अब ये जो काकेशस में ये हिमालय पर्वत है आपका, कुंदलुन पर्वत है, ये किससे निकले हुए हैं? ये पामीर की गांठ से निकले हुए हैं। देखो इसको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे ये आपका भारत में ये है तिब्बत का पठार, ये क्या है? तिब्बत का पठार। और यहीं पर है पामीर का पठार। किसका पठार है? पामीर का पठार। तो जो पामीर का पठार है, पामीर की गांठ है, उस पामीर की गांठ से देखो श्रेणी कौन सी निकली हुई है? पामीर की गांठ या पामीर का पठार। और ये संसार का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। संसार का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। इस पामीर की गांठ से ही क्या पर्वत श्रेणियां निकली हुई हैं एशिया के अंदर। तो एक श्रेणी जो चली जाती है पश्चिम के अंदर, उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम उसका? हिंदू कुश पर्वत। ये पश्चिम में। और बाकी जो पूर्व में जा रही है वो देखो कौन सी हैं। पूर्व में एक आपकी जा रही है कुंदलुन पर्वत, और ये पर्वत कहाँ पर है? चीन में। कुंदलुन कहाँ पर है? चीन में। इसके बाद में आपकी आती है काराकोरम श्रेणी। कौन सी आती है आपकी? काराकोरम श्रेणी। और इसके बाद में आपकी आती है लद्दाख श्रेणी। और इस लद्दाख श्रेणी से ही निकली हुई है आपकी कैलाश श्रेणी। कौन से निकली हुई है? कैलाश श्रेणी। इसके बाद में जो आपकी आती है वो है आपका हिमालय, मतलब महान हिमालय। हिमालय के 3 रेंज ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये है आपका महान हिमालय। और इस महान हिमालय से निकला हुआ है जास्कर। कौन सी श्रेणी? जास्कर। और इसके बाद में जो आपकी आती है वो इस प्रकार से दोनों आपस में मिली हुई, ये है आपका मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय, जिसको कश्मीर में हम क्या कहते हैं? पीर पंजाल। क्या कहते हैं इसको? पीर पंजाल। और इसके जो बाद में है वो है आपकी शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियों में इनका हम अध्ययन करेंगे। किस महाद्वीप के अंदर? एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ये मैंने आपको समझाने की दृष्टि से इनको बताया है मैंने। बाकी ये आपस में क्या काफ़ी उलझी हुई है कि कोई श्रेणी किसके अंदर घुसी हुई है, कोई श्रेणी किस में घुसी हुई है। लेकिन एग्जाम में क्या इनसे वो क्रम पूछता है आपसे कि बताओ इन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण तो क्रम क्या है और दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है इनका। एग्जाम में क्या पूछता है? उनसे क्रम पूछता है आपका कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। तो इसमें देखो आप, सबसे जो उत्तर में है वो कौन सा है आपका? कुंदलुन पर्वत, जो कहाँ पर है? चीन में। कुंदलुन कहाँ है? चीन में। इस कुंदलुन के बाद में आपकी आती है काराकोरम श्रेणी। ये निकली हुई कहाँ से? पामीर की गांठ से निकली हुई है, जो संसार की छत भी कहते हैं इसको, विश्व की छत भी कहते हैं कि काफ़ी ऊंचा है ये, लगभग 5 किलोमीटर के ऊंचा पठार है। काराकोरम के बाद में आपकी आती है कैलाश श्रेणी, जो निकलती किससे? लद्दाख श्रेणी से, जो इन दोनों के बीच में है। और लद्दाख के बाद में आपकी आती है जास्कर।
ये जो लद्दाख और जास्कर है, इसके मध्य से सिंधु नदी बहती है। इसके मध्य से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है लद्दाख और जास्कर के मध्य से। ये भारत के भूगोल में हो चुका। और जास्कर के बाद में आपका आता है हिमालय। तो हिमालय के 3 पोर्शन है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये मध्य हिमालय, ये सब पहले महान हिमालय आ गया और ये आपस में इस प्रकार से मिला हुआ है। यहाँ पर तो आपकी कश्मीर घाटी है इस जगह पे। तो ये जो हिस्सा है ये है आपका कश्मीर घाटी का। और ये है आपकी काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी इन दोनों के बीच में। और इस मध्य हिमालय को हम क्या कहते हैं कश्मीर में? पीर पंजाल कहते हैं। और उसके दक्षिण में कौन सी है? सबसे नवीनतम श्रेणी हिमालय की शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियों में इस प्रकार से पामीर की गांठ से निकली हुई श्रेणियां हैं। अब देखो, इसको याद करना भी आसान है। मोस्टली जो पूछता है ना आपसे, वो पूछता है इसके बारे में, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर, इनका क्रम पूछता है वो। ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। इसको तो आप याद कर लो कलेजा के नाम से। किसके नाम से याद कर लो आप इसको? कलेजा के नाम से इसको आप याद कर सकते हो, कलेजा। कैम में काराकोरम भी आ जाएगा आपका। और एक कैसे आपका क्या जाएगा? कैलाश। और ले से क्या आ जाएगा? लद्दाख। और जास से आ जाएगी आपकी जास्कर। और जास्कर नीचे तो हिमालय है ही। कलेजा के नाम से इसको आप याद कर सकते हो, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कई बार यहाँ से, तो ध्यान देना अपने को। तो ये सारी जो श्रेणी कहाँ से निकली हुई है? पामीर की गांठ से ही ये निकली हुई है। तो पर्वत श्रेणियों में आपको इस प्रकार का डायग्राम आप बना लो, लिखने की इसमें ज़रूरत है नहीं। क्लियर? इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो आगे देखो आप कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। किसका पठार है? सबसे बड़ा तिब्बत का पठार है। और जो किसके मध्य में स्थित है? वो कुनलुन और हिमालय के मध्य में स्थित है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इसी में विश्व का सबसे बड़ा तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है, जो कुनलुन। कुनलुन कहाँ पर है? चीन में। जो कुनलुन व हिमालय के मध्य स्थित है। तो पर्वत श्रेणियों में हम इसको पठार को भी ले लेते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अब बात करते हैं सबसे ऊंचा पठार। तो आपका पामीर का पठार, इसको भी लिख लो आप। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। जिसे संसार या विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत भी कहते हैं या इसको संसार की छत भी कहते हैं, किसको? पामीर के पठार को। तो सबसे ऊंचा पठार भी एशिया में है और सबसे बड़ा पठार भी कहाँ है? एशिया में। सबसे बड़ा तिब्बत का पठार हो गया आपका, और सबसे ऊंचा पठार हो गया आपका पामीर का पठार हो गया। तो ये तो बातें हो गई आपकी एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रेणियों की। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है।